हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन उदित फार्मेसी। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, 7:02 हो रहा। थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम था, जल्दी से सिस्टम लोड नहीं हो पाया, तो इसी वजह से थोड़ा सा समय लग गया ऑनलाइन आने में। तो आज बहुत तेजी से जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। शायद एग्जाम का डेट अनाउंस हो गया, इसी का असर है कि आज बहुत जल्दी जो स्टूडेंट हैं वो ज्वाइन हो रहे हैं। 39, 40, 41, 40 रॉकेट की स्पीड से जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो आप सभी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है। तो विक्रांत कुमार, DRX मौर्य जी, सचिन, विकी द किंग, विक्रांत कुमार, रवि कुमार, राघवेंद्र तिवारी, विकास कुमार, नारायण, खुशबू, अभिनव श्रीवास्तव, दीप साहू। तो चलिए, जो मेरी आवाज़ है वो आप सभी को मिल रही है और इस समय सर्दी जो है वो भी बढ़ गई है। तो आज रॉकेट की स्पीड से जो है वो स्टूडेंट बढ़ रहे हैं। 56, 57, 56 का जो आंकड़ा है वो आ चुका है। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। ठीक है, हेलो हेलो डिलीट कर दिया कर दिया हेलो ना। हेलो सेलेक्ट करके तो सेलेक्ट करें तुम्हारा डिलीट करना। चलो यार, तो 68 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। हेलो हेलो अवधेश, आपको यस आवाज़ आ रही है? यस सर। हाँ, तो अवधेश जी बताएं, गुड कैसे इवनिंग। हैं आप? ठीक हाँ, है वेरी गुड इवनिंग। सर। तो जो वो क्लासेस चल रही है अब आपको समझ में आ रही है नहीं, फिर आपको बिल्कुल नहीं आ रही? सर। चलिए, तो अपनी बात हाँ सर बताइए। सर एग्जाम डेट तो क्लियर हो गया सर, तो कैसे पढ़ाई किया जाए हाँ सर? हाँ, एग्जाम डेट तो अभी अभी उसी के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला था कि सर इतना जल्दी एग्जाम होगा किसी ने सोचा नहीं था। यस सर। और ये आपका टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कि इसमें आपका चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी हम इसी को कंफर्म मान के चलेंगे कि जो एग्जाम है वो 28 दिसंबर से हो रहा है। ठीक है, सर एक सब्जेक्ट सर पर डे पढ़ाया जाए सर, उसका सर पढ़ा के टॉपिक वाइज पढ़ा के सर उसको नहीं एक्सप्लेन नहीं, किया जाए। सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, 27 दिसंबर तक। देखिए, अभी हमारी शाम को बात हुई थी, तो जो आपका DSBM का है और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो सिलेबस है उसको एक 27 दिसंबर तक जो है वो आपका पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका DSBM है, ठीक है, वो लगभग आपका कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो आपका अकाउंटिंग का सेक्शन है, ठीक है, सर हाँ, तो उसके MCQ जो है वो आपको करवाए जाएंगे। तो जो हमारा अकाउंटिंग का जो हमारा टॉपिक है उसमें छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे आपकी आपका जर्नल हो गया, लेजर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो उन सारे टॉपिक में दी गई है। तो वो आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 से 2 वीडियो में पूरा अकाउंटिंग जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। एक ही साथ सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। सर जो ज़्यादा नंबर के आते हैं सर, जैसे यूटीस हो गया, हाँ हाँ तो ये सब हाँ, जो भी जैसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर उस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आपको वो आपको 27 दिसंबर तक करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके सर ओके सर। ठीक है। तो और किसी स्टूडेंट्स का अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अपने सिलेबस को लेके बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ठीक है, तो एक और स्टूडेंट से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, सचिन सिंह। तो देखिए स्टूडेंट, जो एग्जाम डेट है वो यूपी NHM की वेबसाइट पे आ चुका है। हेलो हेलो सचिन। हाँ हाँ सर, हाँ गुड तो इवनिंग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। आपको आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। तो बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर कुछ नहीं कहना चाहते, बस सर सोचे भी नहीं थे सपने में भी कितने जल्दी एग्जाम होगा। हाँ हाँ, अभी समझिए कि कम से कम, जहां तक अभी जैसे हम लोग अनुमान लगाए थे कि जो आपका एग्जाम है वो कम से कम फरवरी में करवाया जाएगा। हाँ लेकिन सर। हाँ लेकिन इतनी जल्दी एग्जाम तो समझिए अभी हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो आपका एग्जाम है वो होगा, लेकिन अब जो हो रहा है सो हो तो रहा है। तो सर ये बताइए, जैसे हम आपकी वीडियो से तो पढ़ ही रहे हैं लगभग पूरा, तो सर जैसे बुक वगैरह है जैसे प्रीवियस ईयर की, तो उससे भी तो पढ़ सकते हैं सर। हाँ हाँ, पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास बुक वगैरह है आप उसको पढ़ सकते हैं। और बाकी यस आपको अगर सर। MCQ वीडियो अगर आपको जैसे मतलब यूट्यूब पे देखने को मिल जाती है या फिर अगर आपको यहाँ पे उदित फार्मेसी पे देखने को मिल जाती है, ठीक है, तो यस वो सर। सभी वीडियो आप जैसे मतलब देख डालें। ठीक है, आपके पास जो भी समय बचा हुआ है यस तो सर। उसमें, हाँ, तो उसमें आप MCQ की जितने भी वीडियो देख सकते हैं उतनी वीडियो आप यहाँ पे देख डालें। वो आपका
वो आपका एचएपी का हो गया, फार्माकोग्नोसी का हो गया, ठीक है। तो अब इन सभी जो आपके सब्जेक्ट है उनकी वीडियो आप देख डालें, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, ओके। तो जो आज की क्लास है उसको हम शुरू कर लेते हैं। ओके। ओके। तो देखिए स्टूडेंट, इस समय का जो समय होता है वो हमारा ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास का होता है। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, और जो ये चैप्टर है वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है। तो देखिए कोई भी, ठीक है, देखिए कोई भी फैक्ट्री हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे कर्मचारी होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय होते हैं। तो उनका रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि उनकी भर्ती कैसे की जाती है, उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया कि कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो अगर कोई यहाँ पे बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, या फिर अगर कोई बड़ा मेडिकल स्टोर वगैरह है, तो वहां पे कितनी सैलरी वगैरह जो है वो सभी चीजें मिलनी चाहिए। तो देखिए इस टॉपिक से कोई ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाते, लेकिन हम फिर भी इस टॉपिक को करेंगे, और जो इसमें से 1 से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो कि रिलेटेड है किसके साथ में, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ में, ठीक है। तो देखिए ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो इम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स, या फिर उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा मैनेजमेंट है जो कि इस पे फोकस करता है, तो यहाँ पे दिया गया है पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, और यहाँ पे दिया गया है मैन पावर मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हम पर्सनल मैनेजमेंट को हम लेबर मैनेजमेंट कहते हैं, इसी को हम मैन पावर मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पे एक ही नाम है, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट और मैन पावर, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। तो इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। जो भी स्टाफ काम कर रहा है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी शॉप में, किसी भी शोरूम में, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो उसी को हम पर्सनल मैनेजमेंट कह सकते हैं, उसी को हम लेबर मैनेजमेंट कह सकते हैं, और उसी को हम मैन पावर मैनेजमेंट कह सकते हैं, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहां पे दिया गया कि मैनेजमेंट विच डील्स विद इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर इज, ठीक है। तो देखिए कोई भी फैक्ट्री हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे क्या होते हैं, वहां पे एम्प्लॉय होते हैं, तो जो वहां का मैनेजर होता है, ठीक है, जो वहां का मैनेजर होता है, या फिर कहें कि जो वहां का सुपरवाइजर होता है, चीफ होता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी एम्प्लॉय को देखे, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट काम कर सकता है उसको सही काम दे, ठीक है, उसको सही काम सौंपे, जिससे कि जो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है, आपका आपका जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आराम से चलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया कि मैनेजमेंट विच डील्स विद इफेक्टिव कंट्रोल एंड यूज ऑफ मैन पावर। तो देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय है, ठीक है, वहाँ का जो भी मैन पावर है उसको सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पर्सनल मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, बोथ ए एंड बी, एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया नन ऑफ दिस। तो देखिए इसी को हम एम्प्लॉय रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पर्सनल मैनेजमेंट है इसी को हम एम्प्लॉय रिलेशन भी कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका दिया गया था, इसमें आपका दिए गए पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। ये सभी जो यहाँ पे चीजें हैं इनका मतलब एक ही होता है, ठीक है, इनका मतलब जो है वो एक ही होता है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि ऑन एन एवरेज ऑफ द सेल्स आर स्पेंट ऑन द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी फैक्ट्री चला रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी शॉप चला रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, जो उसकी सेल होती है उसका कितना परसेंट जो है उसको आपको अपने एम्प्लॉय पे, कर्मचारी पे खर्चा करना चाहिए, ठीक है। आपको उसका कितना परसेंट जो है वो अपने एम्प्लॉय के सैलरी में जो है वो खर्च करना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया 20%, 30%, 40% या फिर 50%। तो देखिए जो भी आपकी सेल है, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका कम से कम 20% जो है वो आपको, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, उन पे खर्च करना चाहिए, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ऑफ सेल्स आर स्पेंट ऑन द सैलरीज ऑफ द एम्प्लॉय। तो देखिए अगर आपकी जो यहाँ पे सेल है
वो अगर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ है, ठीक है, ये आपकी सेल है 1 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, तो आपको कम से कम 20,000 रुपए जो है ये आपको अपने स्टाफ के ऊपर खर्च करना होगा सैलरी वगैरह देने में, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक जॉब इज, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं, साथ में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी भी जॉब के बारे में, और उस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, ठीक है, उस जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर कोई भी फैक्ट्री हो गया या फिर हम कहेंगे कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, तो अभी जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है इसमें यहाँ पे सरकार ने सोचा होगा कि भाई हमें फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमें फार्मासिस्ट चाहिए सरकारी अस्पताल के लिए और इनका काम ये है, ठीक है, और यहाँ पे जब फार्मासिस्ट आएंगे तो उनको इन कामों की जिम्मेदारी दी जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई भी फैक्ट्री हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे जो एम्प्लॉय काम करने के लिए आने वाला है, ठीक है, वहां पे उसका ऑपरेशन क्या होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में पता लगाने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि ब्रॉड स्टेटमेंट, ठीक है, ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ द पर्पज, स्कोप, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब इज, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बाकायदे स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, इसमें बाकायदे जो है वो स्टेटमेंट लिखा गया होता है, यानी कि इसमें पूरी कहानी लिखी होती है ए टू जेड, इसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि जो जॉब आपको दी जा रही है उसमें आपको काम क्या करना है, यानी कि जो आपको यहाँ पे जॉब दी गई है उसका पर्पज क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसमें आपको उस उसमें, ठीक है, उस वहां पे आपकी ड्यूटी क्या है और वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑफ ए पार्टिकुलर जॉब, यानी कि जो जॉब आपको दी जा रही है उसका पर्पज क्या है, स्कोप क्या है, ड्यूटी क्या है और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसके बारे में कहाँ पे लिखा होता है, तो इसके बारे में लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है कि इसमें जॉब के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूरी जानकारी लिखी होती है कि आपको क्या काम करना है, उसका पर्पज क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सभी जो यहाँ पे बातें हैं वो किसमें लिखी हुई होती है, वो लिखी गई होती है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल नाम से क्लियर है कि ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, स्कोप, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पार्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब जो है उसको जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा गया होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन वैसे एग्जाम में नहीं आते हैं। चलिए तो जो अगला क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इज ए स्टैंडर्ड, ठीक है, इज ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल टू बी सिलेक्टेड फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसमें क्या होता है कि इज ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल टू बी सिलेक्टेड फॉर द डूइंग ऑफ ए पार्टिकुलर जॉब, तो अगर कोई जॉब है उसको करने के लिए कौन सा बंदा जो है वो सबसे बेहतर है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड वगैरह क्या है, is a standard of personnel to be selected for doing a particular जॉब, इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि जॉब स्पेसिफिकेशन इज ए स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल टू बी सिलेक्टेड फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर जॉब। तो देखिए अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे डॉक्टर की जॉब है, ठीक है, अगर अगर यहाँ पे डॉक्टर की जॉब है तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपका एमबीबीएस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इंटरनेट को कनेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो हो जाएगा तो
हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गया था और मेरे पास जियो और वोडाफोन दोनों का नेटवर्क रहता है और दोनों में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो है वो क्लास एंड हो गई थी। ठीक है, तो हम एक बार इसको फिर से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको वीडियो नहीं आ रही होगी, 1 मिनट मैं इसको भी सही करता हूँ। तो जब मैं अभी यहाँ पे मैं स्क्रीन को शेयर करूंगा तो आपको दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। संजीव सैनी कमेंट आ रहा है कि सर जी आप कहाँ गए थे? थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो गया था। ठीक है, अचानक जो आपका नेट है वो चलना बंद हो गया था, इसी वजह से जो है वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी। तो चलिए, जो आज की क्लास है उसको हम एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टू रन ए ड्रग स्टोर इन इंडिया इज। तो जो ये क्वेश्चन है ये आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी दिया हुआ है, डीएसबीएम में भी दिया हुआ है, साथ में आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में भी जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन उसको भी हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया कि प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को हमने किया था। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर अगर आपको अपने चाहिए, ठीक है, अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय चाहिए तो आपको एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई, उनको उनको आपको यहाँ पे एनकरेज करना होता है ताकि वो उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इसी को हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। तो जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज जो है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉय, एडवर्टाइजिंग, कैजुअल एप्लीकेशन। तो ये सभी आपके एक्सटर्नल सोर्सेज हो सकते हैं, यानी कि बाहर से जो है वो आप यहाँ पे कैंडिडेट को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द एम्प्लॉय, तो जो आपके, ठीक है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एम्प्लॉय काम कर रहे हैं आप उनके फ्रेंड्स को ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप उनके यहाँ पे रिलेटिव्स को ले सकते हैं और आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं कि भी हमारे यहाँ पोस्ट खाली है, आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया कैजुअल एप्लीकेशन, इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन में जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग ए फार्मासिस्ट फॉर ए ड्रग स्टोर इज। ठीक है, तो ऐसा क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसके माध्यम से आप अपने ड्रग स्टोर के लिए एक फार्मासिस्ट को, ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया एप्लीकेशन, इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट। तो ये 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मंगाना होगा, उसके बाद आप कैंडिडेट का इंटरव्यू ले सकते हैं, उसके बाद आप उसको अपने ड्रग लाइसेंस में या फिर अपना आपका जो भी मेडिकल स्टोर है आप वहां पे उसको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि एप्लीकेशन, इंटरव्यू और ये अपॉइंटमेंट। ठीक है, ये 3 स्टेप होता है प्रोसीजर फॉर सेलेक्टिंग ए फार्मासिस्ट फॉर ए ड्रग स्टोर। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय। तो जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर आप उसकी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसकी स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस या फिर इस एक्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है ट्रेनिंग, रिक्रूट, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रिक्रूटमेंट, इंडक्शन एंड नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो दिया गया है।
तो देखिए अगर आप अपने एम्प्लॉय की यहाँ पे नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। आपको समय समय पे जो है वो आपको उसको ट्रेनिंग देनी होगी। इसी प्रोसेस को जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल ऑफ द एम्प्लॉय इज, तो इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। बाकी इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग इन, अपने एम्प्लॉय को अगर अगर आप अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारी को अगर आप ट्रेनिंग देते हैं तो उससे फायदा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो पहले से बेहतर काम करता है, पहले से अच्छा काम करता है, तो इससे आपकी कंपनी को फायदा होगा, ठीक है, इससे आपके बिजनेस को फायदा होगा। रिड्यूस सुपरविजन, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे एम्प्लॉय है अगर वो अपने काम में बिल्कुल ट्रेंड हो चुका है, ठीक है, तो वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, इसको देखने के लिए आपको किसी सुपरवाइजर को नहीं रखना होगा, ठीक है। तो ये सभी बातें जो है वो इसका एडवांटेज है। यहाँ पे दिया गया है हाई मोरल्स, ठीक है। तो देखिए जब भी यहाँ पे एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो जो उनका यहाँ पे कॉन्फिडेंस है वो भी यहाँ पे बढ़ता है कि भाई मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। तो ये सभी जो है वो ट्रेनिंग के एडवांटेज होते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि इंक्रीज, रिड्यूस सुपरविजन एंड हाई मोरल जो है ये सभी एडवांटेज होते हैं ट्रेनिंग के, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी न्यू एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, कंपनी में आते हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो देखिए जब भी आप किसी कॉलेज में न्यू एडमिशन लेते हैं तो पहले दिन क्या होता है, पहले दिन इंडक्शन मीट होता है, ठीक है। पहले दिन क्या होता है, पहले दिन इंडक्शन मीट होता है, तो वहां पे जो भी आपके सीनियर होते हैं वो आपसे इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर इसी को हम कहते हैं इंडक्शन प्रोग्राम भी हम इसको जो है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एम्प्लॉय टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी को हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रमोशन ट्रेनिंग आर गिवन टू, तो प्रमोशन ट्रेनिंग जो है उससे किसे दिया जाता है, ठीक है। प्रमोशन ट्रेनिंग जो है, प्रमोशन ट्रेनिंग किसको दिया जाता है, तो यहाँ पे दिया गया न्यू एम्प्लॉय को दिया जाता है, ओल्ड एम्प्लॉय को दिया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दिया जाता है, या फिर नन ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए जो एम्प्लॉय आपके साथ अभी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय आपके साथ अभी काम कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने न्यूज पेपर में पढ़ा होगा कि जो भी यहाँ पे पीसीएस अधिकारी होते हैं या फिर आपके कोई भी आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, जैसे कि आपका कांस्टेबल हो गए, ठीक है, कांस्टेबल हो गए, इनको कुछ समय बाद प्रमोट करके इन्हें हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है, ठीक है। तो हेड कांस्टेबल बनाने से पहले या फिर इस तरह के जो भी पोस्ट होते हैं उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं प्रमोशन ट्रेनिंग। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि प्रमोशन ट्रेनिंग आर गिवन टू, तो जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं उन्हीं को जो है वो यहाँ पे दी जाती है, यानी कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो है, ऐसे एम्प्लॉय जो कि ऐसे एम्प्लॉय जो कि आपके साथ अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में उस समय काम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, उन्हीं को जो है वो प्रमोशन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि ट्रेनिंग गिवन टू अपडेट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय इज, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ट्रेनिंग है जो कि यहाँ पे दिया जाता है जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनको अपडेट करने के लिए, ठीक है। ट्रेनिंग गिवन टू अपडेट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय इज, तो यहाँ पे दिया गया है इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ट्रेनिंग, और यहाँ पे प्रमोशन ट्रेनिंग दिया गया है। तो इसी को हम यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग जो है वो हम यहाँ पे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमोशन ट्रेनिंग आर गिवन टू, तो ये हमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को देना होता है। ट्रेनिंग गिवन टू अपडेट द नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय इज, तो इसी को हम जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और यहाँ पे प्रमोशन ट्रेनिंग का भी ऑप्शन दिया गया, इंडक्शन ट्रेनिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज, तो जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन दिया गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन, हमारा जॉब में रहते हुए ही, ठीक है, वो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। तो देखिए आपने अप्रेंटिस का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, आपने अप्रेंटिस का जो नाम है वो आपने सुना होगा। तो देखिए जो भी यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, इसके अलावा आपके डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हो गए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, इनको अप्रेंटिस जो है
यहाँ पे अप्रेंटिस की एप्लीकेशन निकलती रहती है, जॉब निकलती रहती है, तो वहां पे जो स्टूडेंट होते हैं वो बेसिकली उस जो यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं उनको एक तरह से ट्रेनिंग करना होता है, ठीक है। और ये ट्रेनिंग जो है ये आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, यानी कि जो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं उसका आपको सैलरी भी जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब यहाँ पे दिया गया है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज ए टाइप ऑफ, तो देखिए जो हमारा अप्रेंटिसशिप होता है ये हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है कि जो हमारा अप्रेंटिसशिप है ये हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लेक्चर कॉन्फ्रेंस एंड केस स्टडी इज, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर लेक्चर अटेंड करते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, या फिर अगर आपको केस स्टडी पढ़ने को मिलता है, तो ये हमारा, ठीक है। तो ये सब हमारा जो एग्जांपल है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का, ठीक है। तो जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होगा, और जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूड, तो जो भी एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उनको कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पर्सनल बायस अवॉइडेड, ठीक है, एम्प्लॉयर शुड फेयर, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस सैलरी शुड बी सिंपल। तो देखिए जो भी यहाँ पे इवेल्युएशन का मेथड होता है ये कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रिंसिपल्स ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूडेड। तो देखिए इसके अंदर कोई भी पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे आपकी कोई निजी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि एम्प्लॉयर शुड फेयर, ठीक है। तो जो वहां का बॉस है, एम्प्लॉयर है, उसको यहाँ पे फेयर होना चाहिए, उसको यहाँ पे जस्टिस करना चाहिए, लेकिन ऐसा दुनिया में देखने को मिलता नहीं है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस का मतलब क्या होता है, दिहाड़ी, ठीक है, दिहाड़ी। सैलरी आपका हो गया मतलब आपको सैलरी देना, तनख्वाह देना, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय को वेजेस दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, वो सभी फेयर और सिंपल होना चाहिए, यानी कि वो सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा कि ये सभी प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, इवेल्युएशन मेथड ऑफ आपके एम्प्लॉय, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि द इवेल्युएशन में बी डन थ्रू, तो आप जो भी एम्प्लॉय हैं उनका इवेल्युएशन आप कैसे कर सकते हैं, उनका जो है परफॉर्मेंस है आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया एम्प्लॉय बिहेवियर टू कस्टमर, जो भी कस्टमर आ रहे हैं, ठीक है, वो आपके एम्प्लॉय से खुश हैं या फिर नहीं है, उनकी शिकायत वगैरह तो नहीं आती है। नंबर ऑफ कस्टमर पर डे, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे एम्प्लॉय है वो पर डे कितने कस्टमर को हैंडल कर रहा है, ठीक है, सेल्स इन रूपी, ठीक है। तो जो यहाँ पे एम्प्लॉय है उसकी वजह से जो आपकी सेल है वो कितनी हो रही है। तो ये सब ऐसे पॉइंट है जिनकी आप, ठीक है, ये आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, इनकी हेल्प से आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को, आप अपने एम्प्लॉय को जो है वो आप यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसका काम काज जो है वो कैसा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए इस चैप्टर से जो है वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। तो यहां दिया गया कि कंपनसेशन इन मॉनेटरी टर्म टू एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मॉनेटरी का मतलब होता है मौद्रिक रूप से, ठीक है, यानी कि पैसे के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपनसेशन है जो कि एम्प्लॉय को दिया जाता है इन मॉनेटरी टर्म, तो इसमें दिया गया है वेजेस, सैलरी जो है ये सभी हमारे हमको एम्प्लॉय को देने पड़ते हैं ऐसे कंपनसेशन, जब वो हमारे यहाँ काम करता है तो उसको हमें सैलरी देनी पड़ती है, वेजेस देने पड़ते हैं। तो ये दोनों आपके कंपनसेशन होते हैं, ठीक है, वेजेस और सैलरी। तो बोथ ए एंड बी का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि टाइप ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। तो कंपनसेशन का जो टाइप है वो क्या हो सकता है, ठीक है, कंपनसेशन का जो टाइप है वो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है सैलरी, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, स्पेशल बोनस। तो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, ठीक है, साथ में आप यहाँ पे प्रॉफिट भी शेयर कर सकते हैं अगर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई बड़ी डील मिलती है उसके माध्यम से, तो यहाँ पे उस डील का आप 1%, 2%, 5% जो है वो आप यहाँ पे अपने एम्प्लॉय को शेयर कर सकते हैं, और उसको आप स्पेशल बोनस वगैरह जो है ये भी आप दे सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है, ये सभी हमारा कंपनसेशन का टाइप होता है। ऑल ऑफ दिस का जो आंसर है ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के यहाँ पे सही आंसर है। तो ये हमारा डीएसबीएम का चैप्टर नंबर 7 था, और इसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे सिलेबस में दिया गया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कवर किया है। तो चलिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी वगैरह देख लेते हैं।
तो एक सेकंड में यहाँ पे फिर से कैमरे को एक बार मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि हम यहाँ पे कैमरे को सही कर पाए। तो यहाँ पे आपको, सेकंड मैं इसको सही करता हूँ। तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, जो आज की क्लास है वो आपको समझ में आई या फिर नहीं आई? तो देखिए, इसके अंदर बेसिकली रिक्रूटमेंट के बारे में दिया गया है, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बारे में दिया गया, रिक्रूटमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स क्या है, एक्सटर्नल सोर्स क्या है, और कंपनसेशन क्या होता है। तो इस तरह के जो ये टॉपिक है वो यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, समिला का कमेंट आ रहा है सर, एनएचएम में फार्मासिस्ट की क्या जॉब होती है? तो देखिए, अगर आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर आपने देखा होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपने देखा होगा, तो वहां पे जो भी प्रोग्राम वगैरह होते हैं, साथ में वहां पे जो भी मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारा काम फार्मासिस्ट को करना होता है, ठीक है। वो सारा फार्मासिस्ट को करना होता है। देखिए, यहाँ पे नारायण का कमेंट आ रहा है कि सर कंपनसेशन क्या होता है? देखिए, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा देना, ठीक है। यहाँ पे कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा देना। तो देखिए, यहाँ पे रमेश डोरवार का कमेंट आ रहा है कि सर बस ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं। तो देखिए, कल से आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही आपको जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है, और जो आपका एग्जाम है वो 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और इसकी बिल्कुल भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं थी कि जो आपका एग्जाम है वो इतनी जल्दी होगा। तो इसलिए कल से जो है वो आपको केवल इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही करवाए जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही वहां पे आपका यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, जिससे कि जो आपका सिलेबस है वो जल्दी से पूरा हो सके। तो देखिए, डीएसबीएम के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सभी आपको करवा दिए गए हैं, और इन्हीं से जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद डीएसबीएम में जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है आपका अकाउंटिंग जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है। इस तरह की जो यहाँ पे एमसीक्यू है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो कंटेंट है उनकी वीडियो आपको कल से देखने को मिलेगी, ताकि जो आपका सिलेबस है उसको जल्दी से पूरा करवाया जा सके। और जो भी रिकॉर्डेड वीडियो पहले से अपलोड है उसको आप जरूर से देखें, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे आदेश कुमार का यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि सर क्या डेट चेंज हो सकता है? तो देखिए, आपका डेट चेंज भी हो, आपका जो डेट है वो भी हो सकता है। और डेट वैसे चेंज होना चाहिए, कम से कम स्टूडेंट को 1 महीने का जो समय है वो यहाँ पे एनएचएम को देना चाहिए था। कम से कम 1 महीने का जो समय है वो एनएचएम को देना चाहिए था, क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आज की क्लास है उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो थोड़ी सी समस्या हो गई थी। तो अभी 7:44 हो रहा है, और देखिए 8:05 पे, ठीक है, 8:05 पे देखिए यहाँ पे विकास कुमार कमेंट आ रहा है कि सर महा मैराथन करा दीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 8:05 पे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो क्लास है वो स्टार्ट की जाएगी। और इसमें भी बहुत जो है वो यहाँ पे छोटा सा चैप्टर जो कि है ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एक बार मैं कैमरे को फिर से ट्राई कर लेता हूँ। कैमरा को मैंने इनेबल किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इतने ज्यादा डीपली जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपने मॉक टेस्ट दिया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि जो आपके सब्जेक्ट है उसी में से 15-15 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत बीते, जो भी आपके पास समय है 3 से 4 दिन का, इसमें आप जो भी रिवीजन कर सकते हैं वो रिवीजन आप जरूर से कर ले। चलिए, तो हम यहाँ पर एक स्टूडेंट से बात कर लेते हैं। विनय कुशवाहा, दीपक राजपूत, सपना ठाकुर, अनुराग राठौर, डॉक्टर संदीप, डीआरएक्स रमेश डोरवार। तो चलिए हम यहाँ पे सपना ठाकुर से बात कर लेते हैं, क्योंकि हम दो स्टूडेंट से पहले बात कर चुके हैं। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है?
हेलो, तो आवाज सही से नहीं जा रही है। चलिए हम यहाँ पर विवेक द्विवेदी को मौका देते हैं। हेलो, हेलो, हेलो विवेक। यस सर। हाँ, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर जी, यही है, टेंशन हो गई है कि इतनी जल्दी प्रिपरेशन कैसे होगी। और सर हाँ, कुछ बात शॉर्ट बिल्कुल सही है। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ जाएगा। और सर कुछ शॉर्ट करके, जैसे कि इम्पोर्टेंट कुछ सर क्लासेस बढ़ा दीजिए। तो आपको डीएसबीए में मैंने आपको बता दिया है कि जो आपका हो गया कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, ठीक है, कॉमर्स ट्रेड हो गया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है। जी सर। और मैंने आपको और पार्टनर्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। जी जी। इस तरह और सर के एग्जाम में आते हैं, जो ठीक है। कंटेंट, जो क्वेश्चन को सर आप यूट्यूब पे सर जो यूट्यूब पे कंटेंट है वो थोड़ा अलग है, डिफरेंस है। और और थोड़ा जो इसका क्लास का कंटेंट है उसका अलग है। नहीं नहीं, कंटेंट अलग कैसे? जो आपका सिलेबस है उसी से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो चाहे आपका यूट्यूब पे हो गया चाहे आपका यहाँ पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, सर एक ही उसमें कंटेंट क्वेश्चन है। ज्यादा है। तो ठीक आप है इसमें सर। हेलो। बस सर यही रिक्वेस्ट थी मेरी कि आप थोड़ा सा दिन में एक आध दो क्लास एडजस्ट, एक क्लास तो नहीं नहीं, तो एडजस्ट देखिए करवाइए। अभी आपका कल से क्या होगा कि देखिए अभी जो आपका डीएसबीएम का है, ठीक है, डीएसबीएम का है। हम्म। तो जी सर। इसमें आपका अकाउंटिंग का जो सेक्शन है वो आपका कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग का जो सेक्शन है वो आपका कल से शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर। और 3 से 4 वीडियो में जो है वो आपका डीएसबीएम कंप्लीट हो जाएगा। और उतना अगर आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लगभग सभी एग्जाम में कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक और है। सर जैसे जीके जीएस वगैरह ये तो सर कॉमन सी आएगी, हल्की फुल्की हाँ की हाँ, सर तो उसमें देखिए उसमें जो आपका जीके है, जीएस है, उसमें आपका यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज है, तो वो सभी आपका कॉमन क्वेश्चन आएगा, उसके बारे में आप सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद है। जी जी सर, हाँ, यही थी। थैंक यू सर। चलिए ठीक है तब। ओके, ओके। तो चलिए हम यहाँ पर एक और स्टूडेंट को देखते हैं, दीपक राजपूत। ओके, हेलो दीपक। हेलो दीपक। हेलो। हाँ दीपक जी, आपको आपको आवाज आ रही है? जी सर, सुन पा रहा हाँ हूँ। हाँ, तो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर मेरी ये रिक्वेस्ट है सर कि जो हमारे टाइम कम बचा है सर, जो कोर सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सर, उनकी प्रिपरेशन करा देते सर। देखिए जो हमारा काम है वो तो जैसे हमको डीएसबीएम और आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का पूरा कराना है, ठीक है। ओके। और जो यहाँ पे बाकी के सब्जेक्ट है उनको भी जल्द प्रिपेयर कराया जाएगा, ठीक है, टाइम से पहले ही प्रिपेयर कराया जाएगा, ऐसी बात चल रही है, ठीक है। हाँ वो सर एक दिन में ऐसा होता है, अभी 2-3 चैप्टर तो इसी में बचे हैं सर, तो 2-3 चैप्टर तो दो हाँ तीन हाँ, दिन तो अभी हमारे दो पास तीन सर। चैप्टर जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो सभी आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह होगा अभी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा कोर सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आते हैं सर? नहीं नहीं, जो आपने मॉक टेस्ट अगर आपने दिया है यूपी एनएचएम की वेबसाइट पे, आपने दिया या फिर नहीं दिया अभी तक? जी नहीं दिया है। एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जैसे लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जी सर। तो उसमें लिखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ। एक बार आप जैसे मतलब यूपी एनएचएम की वेबसाइट पे आप जाइए, ठीक है, वहां पे जो आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जी सर। तो वहां पे जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको दिखाएगा कि इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास था लेकिन अभी डिलीट हो गया, वरना मैं आपको यहाँ पे बता देता। तो सर तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? हाँ हाँ, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। ओके और जो पहले से रिकॉर्डेड वीडियो है उनको भी आप जैसे देखा करें, ठीक है। ओके ओके सर। ओके चलिए। ओके, थैंक यू सर। तो स्टूडेंट जो आज की क्लास है उसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, और अभी 7:50 हो रहे हैं, और 8:10 पे जो है वो हम हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी की जो क्लास है उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें उसमें जो आज का टॉपिक है वो है ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विस एंड ड्रग इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बहुत ही छोटा सा ये चैप्टर है, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं 8:10 पे।